गुड इवनिंग बच्चों। ओके, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मेटलर्जी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट कर दिया था। तो दो लेक्चर हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए थे बच्चों। उन दो लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां जहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है वो सब हमने डिस्कस कर दिए थे बच्चों। तो आप उसको अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। चलिए अब हम मेटलर्जी टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों, और इस मेटलर्जी में भी हम जितना पॉइंट डिस्कस करेंगे अच्छे से पढ़िएगा आप, ठीक है ना। कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत आपको फील नहीं होगी, बिकॉज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां से मैं खुद ही आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो इस मेटलर्जी में फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉक्साइड इज एन ओर ऑफ। तो बॉक्साइड के बारे में पूछा बच्चों कि बॉक्साइड इनमें से किसका ओर है, बेरियम का है या बोरान का है या बिस्मथ का है या एल्यूमिनियम का। ये सिंपल क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसे लर्न करके रखते हैं बच्चों। एल्यूमिनियम का है, क्यों? क्योंकि बॉक्साइड किसे बोलते हैं बच्चों, Al2O3 into 2H2, ये कहलाता है बॉक्साइड, ठीक है ना। तो इसमें क्या आता है बच्चों, एल्यूमिनियम आता है, इसलिए वो एल्यूमिनियम का कहलाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेटल दैट इज प्यूरिफाइड बाय कूलिंग प्रोसेस, ठीक है ना। तो कूलिंग प्रोसेस से कौन सा मेटल प्यूरिफाइड किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चार ऑप्शन दे दिया गया बच्चों आपको, जिंक दे दिया गया है, ब्लिस्टर कॉपर दे दिया गया है, सोडियम दे दिया गया और सिल्वर दे दिया गया है। आंसर क्या जाएगा इसका, ब्लिस्टर कॉपर। क्यों जाएगा आंसर बच्चों ब्लिस्टर कॉपर, ये है कूलिंग प्रोसेस, नीचे यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हो। कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट होता है, मतलब एक और आपको पॉइंट पता चल गया कि कूलिंग प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, जो मेटल का ऑक्साइड है वो मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्साइड अलग हो जाता है। देख लीजिए आप ध्यान से, कॉपर ऑक्साइड जिसे आप ब्लिस्टर कॉपर बोल रहे हो बच्चों, राइट, ये किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कूलिंग प्रोसेस में क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड किसमें कन्वर्ट होता है बच्चों, कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। और ये जो CH4 है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CO में कन्वर्ट हो जाता है, आप देख सकते हो अच्छे से ध्यान से, ठीक है ना। ओके, तो बस देख लीजिए आप, यही इसी को बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर, इसलिए आंसर क्या जाएगा, ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया थॉमस लैग इज, ठीक है, थॉमस लैग इनमें से कौन सा है, और चार ऑप्शन दे रखे हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स, ठीक है, आपको मींस कुछ फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है। फार्मूले में कुछ नहीं किया जा सकता है, कोई टेक्निक नहीं लगा सकते हैं, तो कुछ छोटे छोटे, ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारे फार्मूले, दो चार फार्मूले, ठीक है ना। जैसे स्लैग का फार्मूला है, यहाँ पे पूछा गया है, राइट। तो थॉमस स्लैग क्या कहलाता है बच्चों, कैल्शियम फॉस्फेट के साथ CaSiO3, इसको बोलते हैं थॉमस स्लैग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, ठीक है ना। तो जो कुछ दो तीन, ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे इस चैप्टर में फार्मूले रहते हैं, सब आपको याद नहीं रखने हैं। कौन कौन सा याद रखना है आज के लेक्चर में आपको सब पता चल जाएगा। और इस मेटलर्जी में जो सिस्टमेटिक है, कुछ टेक्निकल चीजें भी है, राइट, वो टेक्निकल चीजें भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, पूरा समझा दूंगा। मतलब जितना मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगा बस उतना ही आपको पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी टेक्निकल चीजें हैं मैं खुद यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, सारा कुछ समझा दूंगा, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे ने पहले मेटलर्जी टॉपिक नहीं भी पढ़ा है, याद रखिए मेरी बात, अगर किसी बच्चे ने मेटलर्जी टॉपिक पहले नहीं भी पढ़ा है, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम वो पढ़ रहा है, तब भी उसे कोई दिक्कत नहीं होगी पेपर में, ठीक है ना। बस जितना मैं बताऊंगा उतना अच्छे से पढ़ लेना। जैसे यहाँ पे कैल्सिनेशन प्रोसेस के बारे में है, तो यहाँ कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होता है पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको आंसर देखोगे इसमें से अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो जो जो छोटे छोटे पॉइंट है इसमें, जैसे कैल्सिनेशन प्रोसेस है, रोस्टिंग प्रोसेस है, ठीक है ना, कूलिंग प्रोसेस है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में करवाया मैंने, स्लैग क्या कहलाता है, ठीक है, फ्लश क्या कहलाता है, तो ये सारी बातें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, राइट। तो आप उसको सबको अच्छे से देख लेना, उसी में सब में से क्वेश्चंस रहेंगे बेटे, ठीक है ना। तो थॉमस लैग का क्या कहलाता है बच्चों, Ca3PO4 वोल्टाइज, मतलब कैल्शियम फॉस्फेट है, उसके साथ में क्या है, CaSiO3 है बच्चों, ये कहलाता है थॉमस लैग, ठीक है ना, ये फार्मूला है। ओके, कैल्सिनेशन प्रोसेस, ये प्रोसेस है, ठीक है ना, और इस प्रोसेस से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। तो दो तरह की प्रोसेस है, एक कैल्सिनेशन है, ठीक है, और दूसरी क्या है बच्चों, रोस्टिंग प्रोसेस है, ठीक है ना, रोस्टिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे कैल्सिनेशन पूछा गया है, ठीक है। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में थोड़ा डिफरेंस क्या है बच्चों, रोस्टिंग प्रोसेस नाम से ही है, रोस्ट करना, रोस्ट करना मतलब जला देना, ठीक है ना। ओके, और कोई चीज जलती कैसे है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन का जहां रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन बोलो या एयर बोलो बच्चों, राइट, तो जहां रिक्वायरमेंट है वो कौन सी प्रोसेस कहलाती है, रोस्टिंग प्रोसेस। कैल्सिनेशन प्रोसेस में कोई
ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या होता है कैल्सिनेशन बच्चों, राइट, मेटल के हाइड्रोक्साइड या फिर मेटल का कार्बोनेट का अगर रिएक्शन कराया जाए विदाउट एयर की प्रेजेंस में, मतलब एयर नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना, तो अपने मेटल ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट होता है, यही कहलाता है कैल्सिनेशन प्रोसेस। रिपीट कर रहा हूं, या तो मेटल का हाइड्रोक्साइड हो, मतलब मेटल OH के साथ या वाटर के साथ हो बच्चों, ठीक है ना, ओके, या फिर मेटल का कार्बोनेट हो, कार्बोनेट सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है, मेटल का कार्बोनेट हो बच्चों, राइट, तो उस कार्बोनेट को मेटल के ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट करना ही कौन सी प्रोसेस कहलाता है बच्चों, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन प्रोसेस कहलाता है। रोस्टिंग प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, एयर की प्रेजेंस में मेटल के सल्फाइड को जला देते हैं, ठीक है, मेटल के सल्फाइड की रिएक्शन है ये बच्चों, देख लीजिए आप ध्यान से। अब यहाँ देखिए जिंक का सल्फाइड है ना, सल्फाइड सल्फाइड, ये देखते ही समझ जाने का कि ये रोस्टिंग प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है बच्चों, रोस्टिंग प्रोसेस। तो रोस्टिंग प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, सल्फाइड होता है, बस खास बात यही है। कैल्सिनेशन में क्या होता है बच्चों, कार्बोनेट, ठीक है ना, कार्बोनेट या फिर हाइड्रोक्साइड मतलब वाटर, ठीक है ना, वाटर भी बोल सकते हो, ओके, तो हाइड्रोक्साइड होगा मतलब OH होगा, राइट, या फिर कार्बोनेट, ज्यादातर कार्बोनेट का यूज किया जाता है, ठीक है। रोस्टिंग में क्या होता है बच्चों, सल्फाइड, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो आप देख लीजिए यहाँ सल्फाइड है मेटल का, जिंक का सल्फाइड है, उसको साथ O2 दे रहे हो, O2 मतलब उसे ऑक्सीजन दे रहे हो, मतलब रोस्ट कर रहे हो बच्चों, ठीक है ना, ओके, तो मेटल के ऑक्साइड और SO2 में कन्वर्ट हो जा रहा था। ये कौन सी प्रोसेस है बच्चों, ये है रोस्टिंग प्रोसेस, रोस्टिंग प्रोसेस, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन मतलब कार्बोनेट, कार्बोनेट कहां दे रखा है मेटल का, ये देखिए मेटल का कार्बोनेट, यहाँ तो अकेला मेटल है, यहाँ भी अकेला मेटल है, ये है मेटल का कार्बोनेट MgCO3, ठीक है ना, मेटल का कार्बोनेट है, मेटल के ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो रहा, मतलब ये थोड़ा नीचे इसको कर लेना, दिखाई देगा, ठीक है ना, मतलब ये है प्रोसेस कौन सी बच्चों, कैल्सिनेशन प्रोसेस है, ठीक है, मेटल का कार्बोनेट, ओके। तो आई थिंक आपको यहाँ से क्लियर हो गया बच्चों, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस भी क्लियर हो गया, ठीक है ना, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ध्यान से आप सब देख लीजिए बच्चों, इलिंघम डायग्राम का क्वेश्चन है, इलिंघम डायग्राम से ये क्वेश्चन उठाया गया बच्चों, ठीक है ना। क्वेश्चन देख लीजिए, पहले क्या कह रहा है, फ्रॉम द एडजेसेंट ग्राफ ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन, ये रिएक्शन दे रखा है, ठीक है ना, आप देख लीजिए, Fe ऑक्सीजन के साथ Fe2O3 बना रहा है, CO2 बना रहा है, कार्बन ऑक्सीजन लेके CO बना दे रहा है, ठीक है ना, ये तीन रिएक्शन दे रही हैं बच्चों, और कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है बच्चों, Fe2O3 कैन बी रिड्यूस्ड टू Fe, मतलब Fe2O3 जो है वो कैन बी रिड्यूस्ड टू Fe, मतलब Fe में रिड्यूस है बाय CO के द्वारा बिलो 850 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 850 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, ठीक है। 850 कहाँ है बच्चों, ये है 850, ठीक है, ये पॉइंट 850 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे मेंशन कर दिया है 850 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो इसके पहले बोल रहा है, इस पॉइंट के पहले बोल रहा है, ठीक है ना, ओके। चलिए अब ये तीन लाइन ये जो है ग्राफ बनाई किसके लिए बना बच्चों, ये है Fe के लिए बच्चों, ठीक है, ये होता है CO के लिए और ये होता है कार्बन के लिए, आप इलिंघम डायग्राम में देख सकते हो बच्चों ये पॉइंट, ठीक है ना। ये अपने को मालूम होता है कि Fe क्या होता है, ये जो सीधी लाइन Fe हो गया बच्चों, ठीक है, नीचे वाला CO होता है और कार्बन ऊपर होता है बच्चों, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो स्टेटमेंट सही है कि नहीं, Fe2O3 कैन बी रिड्यूस्ड टू Fe, ठीक है ना, Fe ऑक्सीजन लेकर के Fe2O3 बनाएगा, उसी की ये लाइन है बच्चों, ठीक है ना, रिड्यूस टू Fe बाय CO, यस, CO के द्वारा, है ना। तो CO जो है वो क्या करेगा, Fe2O3 को Fe में कन्वर्ट करेगा बच्चों, करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि नीचे आ रहा है CO और नीचे वाले का काम ही होता है बच्चों, ठीक है ना, ये क्या करेगा, Fe2O3 को Fe में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, किसके पहले, 850 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले की बात कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर आप देख लीजिए नीचे आ रहा है, ठीक है, इस लाइन के पहले आ रहा है, तो बिलो 850 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही है, सही स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते बच्चों, Fe2O3 कैन बी रिड्यूस्ड टू Fe बाय C, मतलब कार्बन, यहाँ CO बोला था, यहाँ कार्बन बोला है, यहाँ बिलो बोला था, यहाँ बोला एबव 850 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप देखिए कार्बन के लिए एबव बोला है, कार्बन एबव है, Fe के कार्बन एबव है कि नहीं बच्चों, राइट, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। CO के लिए क्या बोला था बच्चों, बिलो बोला था, और देखिए Fe के नीचे ही है, बिलो ही है CO, राइट,
तो बिल्कुल सही है, छोटे से नन्हे से पॉइंट से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बच्चों, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेन मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, लेकिन उसमें बच्चों को कंफ्यूजन आता है, ठीक है। इसलिए हमेशा वो पैटर्न फॉलो करना चाहिए, उस तरीके समझना चाहिए जो आपको टेंशन कम से कम दे और इजीली आपको समझ में आ जाए और लॉन्ग टाइम तक आपको भूले भी ना बच्चों, ठीक है। तो यही मेथड है कि सीओ के लिए क्या बोला, बिलो 850, और सीओ के लिए बिलो, और सीओ बिलो ही है या फी के बच्चों, तो स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। कार्बन के लिए क्या बोला बच्चों, एवब बोला है, और देखिए कार्बन जो है वो एवब ही है फी के, मतलब स्टेटमेंट दोनों सही है। तो सी ऑप्शन दे रखा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, यस यही आंसर जाएगा, ठीक है। तो कितना आसानी से आपको समझ में आ गया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ गई बच्चों, ठीक है ना। ओके, चले आगे। तो ये समझ में आ गया ना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे आते हैं बच्चों, और ऐसे क्वेश्चन बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, जबकि कितने आसान होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है बच्चों, आपसे कह रहा है ब्लास्ट फर्नेस में रिएक्शन हो रही है तो स्लैग के फॉर्मेशन की करेक्ट रिएक्शन बताना है, ठीक है। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस इन द ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस में रिएक्शन हो रही बच्चों, ठीक है, इम्प्योर आयरन के लिए। तो फॉर्मेशन ऑफ स्लैग के लिए रिएक्शन आपसे पूछ रहा है, मींस आपसे स्लैग पूछ रहा है, ठीक है, कौन सा इसमें से स्लैग है, स्लैग के फॉर्मेशन की रिएक्शन है। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट ही रहेगा। क्यों फर्स्ट रहेगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि CaSiO3 ही स्लैग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, स्लैग कहलाता है, ठीक है ना। और ये फ्लक्स की फॉर्मेशन की रिएक्शन में ही बनता है बच्चों स्लैग। तो अब ये छोटा सा फार्मूला है CaSiO3, इसी को स्लैग बोलते हैं बच्चों, ठीक है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। और सब कुछ सॉलिड होता है बच्चों स्लैग के फॉर्मेशन में, यहाँ भी सॉलिड, यहाँ भी सॉलिड, यहाँ भी सॉलिड, ठीक है, इसलिए यही आंसर जाएगा, बाकी में ऐसा कहीं है नहीं। और CaSiO3 कहीं पर है नहीं बच्चों, ठीक है। तो स्लैग याद रखिएगा, स्लैग का फार्मूला क्या होता है, CaSiO3 होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है फ्लक्स की बात कर लेते हैं। अभी इसके जस्ट पहले हमने फ्लक्स की बात की थी बच्चों, राइट। तो थोड़ा सा आपको फ्लक्स डिटेल में सुन लेना चाहिए। फ्लक्स क्या होता है बच्चों, फ्लक्स का मतलब होता है इम्प्योरिटी रिमूव करने वाला, मतलब फ्लक्स का काम क्या होता है बच्चों, इम्प्योरिटी को रिमूव करता है। जो भी इम्प्योरिटी मिली होती है उसमें, उनको क्या करता है, हटाता है, दूर करता है, रिमूव करता है बच्चों, ठीक है। और फ्लक्स का काम क्या है, मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करना बच्चों। तो ये पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। फ्लक्स का काम क्या होता है, इम्प्योरिटी को रिमूव करने में और मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करने में बच्चों, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करके ही इम्प्योरिटी को रिमूव कर देता है वो, ओके। कितने तरह के फ्लक्स होते हैं बच्चों, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट एसिडिक फ्लक्स और दूसरा क्या होता है, बेसिक फ्लक्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको मैं डिटेल से डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, ठीक है ना। कितने टाइप के फ्लक्स होते हैं बच्चों, 2 टाइप के, एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स, ठीक है। बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा आप। एसिडिक फ्लक्स का काम होता है बेसिक इंप्योरिटी रिमूव करने में, बेसिक इंप्योरिटी रिमूव करने में, ठीक है। अपोजिट का काम करेगा बच्चों, नाम है एसिडिक, लेकिन किस इंप्योरिटी को रिमूव करेगा, बेसिक इंप्योरिटी को रिमूव करेगा, ठीक है। इसका नाम है बेसिक फ्लक्स, तो ये क्या करेगा, एसिडिक इंप्योरिटी को रिमूव करेगा। जो नाम में है उसका अपोजिट, इसका नाम है क्या, बेसिक, इसलिए क्या करेगा बच्चों, एसिडिक इंप्योरिटी को रिमूव करेगा, ठीक है। ये कांसेप्ट क्लियर हो गया पहले, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर आपको, इसलिए छोटे छोटे नन्हे नन्हे पॉइंट को समझना जरूरी है, ठीक है। अब ये 2 रिएक्शन है बच्चों, ये एसिडिक फ्लक्स का रिएक्शन है और ये बेसिक फ्लक्स का रिएक्शन है, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख लीजिए, और आपको रटना नहीं है। अभी भी मैंने क्वेश्चन पूछा था बच्चों, स्लैग का क्वेश्चन पूछा था, ये स्लैग है बच्चों, ठीक है। CaSiO3 स्लैग है। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया भी था आपको, राइट। ये स्लैग कहलाता है बच्चों, ये भी स्लैग ही है बच्चों, ये लीजिए स्लैग। तो फ्लक्स की जो रिएक्शन है बच्चों, फ्लक्स की रिएक्शन में जो बनता है वही स्लैग कहलाता है, ठीक है ना। ये एसिडिक फ्लक्स की रिएक्शन है, बेसिक फ्लक्स की रिएक्शन है, और जो बना है बच्चों वो क्या कहलाता है, स्लैग कहलाता है। स्लैग के ही फॉर्मूले हैं बच्चों, ठीक है। CaSiO3 हो गया या FeSiO3 हो गया, ठीक है। अब आप देख लीजिए बच्चों, यहाँ एसिडिक फ्लक्स कौन सा है, SiO2 जो है वो एसिडिक फ्लक्स है बच्चों, क्या है, एसिडिक फ्लक्स है ये, ओके। इम्प्योरिटी कौन है, इम्प्योरिटी है बच्चों FeO इम्प्योरिटी है, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, स्लैग। मतलब फ्लक्स जब रिएक्शन करता है बच्चों, फ्लक्स जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, स्लैग बनता है बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ओके। चलिए अब आप देख लीजिए, ये एसिडिक फ्लक्स है SiO2, इम्प्योरिटी के साथ FeO के साथ रिएक्शन किया और क्या बना, FeSiO3 स्लैग बना बच्चों, ठीक है ना। ये एसिडिक फ्लक्स हुआ। ये बेसिक फ्लक्स का रिएक्शन हो गया बच्चों, CaO यहाँ पर बेसिक फ्लक्स है,
उसका SiO2 मतलब इम्प्योरिटी के साथ रिएक्शन हुआ, CSiO3 मतलब स्लैग बन गया बच्चों, ठीक है ना। ओके चलिए इसे ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। कंफ्यूजन क्या होता है कि सर आपने SiO2 को यहाँ पे एसिडिक फ्लक्स बोला और यहाँ SiO2 को आपने इम्प्योरिटी बोल दिया, ठीक है ना। तो कुछ भी हो सकता है बच्चों, इम्प्योरिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आपको ये रटना नहीं है। अब ध्यान से आप देखिएगा, हमने इसको बेसिक फ्लक्स क्यों बोला, मेटल का ऑक्साइड है बच्चों, कैसे मेटल है ना, इसे रटना नहीं है, इसे समझना आपको। मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड हमेशा कैसा होता है बच्चों, बेसिक ही होता है। कैसा होता है, बेसिक होता है। तो अगर ये बेसिक फ्लक्स हो गया तो उसके साथ में दूसरा क्या होगा, इम्प्योरिटी होगी। जरूरी नहीं है कि वो SiO2 ही हो, कोई भी दुनिया की इम्प्योरिटी हो सकती है, इसलिए आपको ये रटना नहीं है कि SiO2 ही है, ठीक है ना, कोई भी दूसरी हो सकती है यहाँ पे बच्चों, ठीक है ना। ओके ऐसे यहाँ पर आप देखिए, इसको एसिडिक फ्लक्स मान लिया, क्यों मान लिया एसिडिक फ्लक्स, क्योंकि ये क्या है, नॉन मेटल, और नॉन मेटल राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्साइड है, एसिडिक फ्लक्स हो गया बच्चों, ठीक है ना। ये FeO इम्प्योरिटी मान लिया इसको, इसमें जरूरी नहीं है कि कोई इम्प्योरिटी FeO ही, कोई दूसरी भी इम्प्योरिटी हो सकती है बच्चों। तो आपको कुल मिला के यहाँ से ये पता चल गया कि फ्लक्स है ये, राइट, और फ्लक्स का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है बच्चों, स्लैग बनता है, और स्लैग बन गया। ओके तो आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्लैग का फार्मूला दो तरह, आप उसको दो स्लैग आपको पता चल गए, CaSiO3 और FeSiO3 पता चल गया, ठीक है ना। कितने तरह के फ्लक्स होते हैं बच्चों, एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स होते हैं, ठीक है। फ्लक्स का काम क्या होता है, इम्प्योरिटी रिमूव करने में और मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करने में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ओके चलिए, तो इलिंगम डायग्राम में कुछ पॉइंट पहले समझ लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। इलिंगम डायग्राम यहाँ पर हमने लिख दिया बच्चों, ठीक है ना। इलिंघम डायग्राम का जो क्वेश्चन रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों। तो मैंने इलिंघम बोला है, सिंघम नहीं बोला है, ठीक है। कई बच्चे से सिंघम डायग्राम चिल्लाते हैं। इलिंघम डायग्राम जो है बच्चों, हाँ लेकिन काम सिंघम के जैसा ही है, ओके इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका मीनिंग क्या होता है पहले तो आप ये समझिए बच्चों। इस इलिंघम डायग्राम में एक तरफ टेम्परेचर रहता है, एक तरफ डेल्टा G नॉट रहता है बच्चों, ठीक है ना। ओके अब आप देखिए होता क्या है, ये जो एक नॉर्मल लाइन है बच्चों, ठीक है ना, इसके नीचे जो भी लाइनें बनी रहती हैं उसका मीनिंग है, जैसे ये Mg, ये सबसे नीचे, इसका मतलब है जो Mg मेटल है वो अपना ऑक्साइड बहुत तेजी से फॉर्मेशन करेगा। मतलब इसका ऑक्साइड क्या होगा बच्चों, मोस्ट स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों। ये लीजिए सबसे ज्यादा स्टेबल, मतलब आपको सिंपली समझ में आ गया कि इलिंघम डायग्राम में जो नीचे की लाइन होती है बच्चों वो अपने ऑक्साइड फॉर्म में मोर स्टेबल होते हैं, मतलब वो अपने ऑक्साइड तेजी से फॉर्मेशन करते हैं बच्चों। मतलब Mg, इन चारों में मैंने सिर्फ 4 ही लिखे हैं, और भी बहुत सारे होते हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको मीनिंग समझना है बच्चों, ठीक है ना। तो जितना नीचे जो भी मेटल आएगा बच्चों, सबसे नीचे Mg ही आता है, ठीक है ना, वो उतना अच्छा ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, उतना ही तेजी से ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, उतना ही ज्यादा ऑक्साइड के फॉर्म में मोर स्टेबल होता है। मतलब अगर आपसे पूछे कि इलिंघम डायग्राम में सबसे अच्छा ऑक्साइड कौन सा होगा या सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड किसका होगा, तो क्या टिक करोगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। Mg अपना ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके तेजी से बनाता है बच्चों, ठीक है ना। ओके तो ये ऑक्साइड मोर स्टेबल होगा। उसके बाद एल्यूमिनियम का आएगा, और इस लाइन के ऊपर जो होते हैं बच्चों वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन तेजी से नहीं करते, राइट। रिपीट कर रहा हूं बच्चों, इस लाइन के नीचे जो है वो अपने ऑक्साइड का फॉर्मेशन तेजी से करते हैं, मतलब मोर स्टेबल होते हैं, और इस लाइन के ऊपर जो होते हैं वो अपने ऑक्साइड का फॉर्मेशन तेजी से नहीं करते। मतलब अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए इन चारों में, स्टेबिलिटी ऑर्डर आपसे पूछ लिया जाए तो बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम, किसका ऑक्साइड, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, सबसे ज्यादा किसका ऑक्साइड होगा, MgO का। उसके बाद एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 का। उसके बाद इनका नंबर आएगा बच्चों, ठीक है, Hg का ऑक्साइड आएगा और Ag का ऑक्साइड, मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ से कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, एक कंसेप्ट समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बच्चों, ऑर्डर के फॉर्म में पूछा जाता है, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट दूसरा कंसेप्ट क्या है बच्चों। अब आप बताइए ये जो नीचे आ रहा है ये गुड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होंगे या गुड रिड्यूसिंग एजेंट होंगे बच्चों। आप देखिए ध्यान से, मतलब इनका काम क्या होगा, रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होंगे या गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। बहुत आसान है समझना, देखो मैंने इसीलिए रिएक्शन लिख दिया था बच्चों। Mg, ये Mg तेजी से क्या करेगा, अपना ऑक्साइड बनाएगा ना, मैंने अभी बोला ऑक्साइड के फॉर्म में मोर स्टेबल होगा नीचे वाले, तो ऑक्साइड बना रहा है। Mg का ऑक्सीडेशन क्या था, 0, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन कितना हो रहा है बच्चों, +2,
मतलब इसने खुद का क्या किया, ऑक्सीडेशन, तो ये दूसरों का क्या करेगा, रिडक्शन। इसका मतलब ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होंगे बच्चों। तो मैं मेंशन कर दे रहा हूँ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो एक कंसेप्ट ये भी क्लियर हो गया। मैं चाहता तो डायरेक्ट बोल देता, लेकिन डायरेक्ट बोलने से फिर आपको रटना पड़ जाता, इसलिए आपको समझा दिया बच्चों, ठीक है ना। इस लाइन के नीचे जो होंगे वो अपना ऑक्साइड तेजी से फॉर्मेशन करेंगे और वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, इस लाइन के नीचे जो आएंगे वो अपना ऑक्साइड तेजी से बनाएंगे, तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन तेजी से होगा, ऑक्साइड का फॉर्मेशन में मोर स्टेबल होंगे बच्चों, और वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। मतलब इस लाइन के नीचे गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो इस लाइन के ऊपर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, which of the following pairs of metals is purified by one Arcal method, ठीक है ना। तो ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन ये पूछा गया वन आर्कल मेथड के लिए कौन सा पेयर इसमें से करेक्ट है, ठीक है ना। ओके, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया बच्चों, अब देखिए ध्यान से, ठीक है ना। एक तो वन आर्कल मेथड, ये है वन आर्कल मेथड बच्चों, इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया है यहाँ पर। और दूसरा मॉन्ड प्रोसेस, ठीक है ना, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने उसे भी मेंशन कर दिया। वन आर्कल मेथड, पहले आप इसका कांसेप्ट सुन लीजिए, फिर तो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लो। वन आर्कल मेथड में क्या होता है बच्चों, ठीक है, टाइटेनियम एंड जिरकोनियम, ठीक है, टाइटेनियम एंड जिरकोनियम के लिए यूज किया जाता है बच्चों, उसको प्यूरिफाइड करने में काम आता है। और प्रोसेस ये है बच्चों, ठीक है ना। देख लीजिए आप, टाइटेनियम का रिएक्शन आयोडीन के साथ कराते हैं, Ti4 बनता है बच्चों, फिर उसको टेम्परेचर दे देते हैं तो टाइटेनियम सेपरेट हो जाता है और आयोडीन सेपरेट होता है। ये जो टाइटेनियम सेपरेट होता है ये प्योर टाइटेनियम होता है बच्चों, तो प्योर टाइटेनियम को सेपरेट करने में काम आता है। सेम रिएक्शन जिरकोनियम के लिए भी यूज किया जा सकता है, मतलब टाइटेनियम और जिरकोनियम की प्यूरिफिकेशन यूज किया जाता है। कहाँ दे रखा है, टाइटेनियम कहीं दे रखा है बच्चों, हाँ ये टाइटेनियम, लेकिन है जिरकोनियम होगा ये, ठीक है ना। ओके, ये ले लीजिए Zr, ठीक है। तो टाइटेनियम एंड जिरकोनियम के लिए यूज किया जाता है वन आर्कल मेथड प्यूरिफिकेशन में। ओके, चलिए मॉन्स प्रोसेस, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, ये दोनों मेथड भयंकर इंपॉर्टेंट और डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन आता है बच्चों। टाइटेनियम जिरकोनियम वन आर्कल मेथड आयोडीन के द्वारा, ठीक है ना। और मॉन्स प्रोसेस में निकेल के लिए यूज किया जाता है बच्चों, ठीक है ना, CO कार्बोनाइल के साथ रिएक्शन करा करके NiCO4 बनाया जाता है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन पूछाता है, इसका हाइड्रेशन पूछाता है। NiCO4 का आंसर क्या जाता है बच्चों, sp3 जाता है, ठीक है ना। ओके, और उसके बाद इसको अलग कर दिया जाता है, तो Na जो होता है वो प्योर फॉर्म में सेपरेट हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो वन आर्कल मेथड जो है टाइटेनियम एंड जिरकोनियम के लिए, राइट, और मॉन्स प्रोसेस किसके लिए होता है, Na के लिए यूज किया जाता है। ये रिएक्शन भी पूछी जा सकती है, इसलिए रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों प्रोसेस भयंकर इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, याद रखिएगा, भयंकर वाला बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये रिएक्शन भी पूछा जा सकता है, राइट। यहाँ से दे दिया जाएगा, x लिख दिया जाएगा, यहाँ y लिख दिया जाएगा बच्चों, यहाँ z लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। इसलिए याद रखिएगा, छोटी सी नन्ही सी रिएक्शन है और ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते। ओके, तो ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। बहुत बार आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए हैं बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपको मिला होगा, राइट। आप देख लीजिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी ये क्वेश्चन मिलता है और मेटलर्जी में भी मिलता है बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए, ये क्वेश्चन रिएक्शन है। अब दो तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बच्चों, या तो जिसको रिएक्शन लर्न हो वो सॉल्व करे, ठीक है, दूसरा मेरे मेथड से सॉल्व करे, ठीक है, बिना रिएक्शन याद किए हुए। देख लीजिए आप, मुझे भी रिएक्शन नहीं याद है बच्चों, फिर भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, भले रिएक्शन याद हो या ना हो। कैसे मैं सॉल्व करूंगा बच्चों, ठीक है, मैं इसकी तरफ देखूंगा ही नहीं यहाँ पर क्या दे रखा है, ठीक है, मैं ऑप्शंस को देखूंगा सीधे, ठीक है। ऑप्शंस में मुझे क्या दिख रहा है, हर एक ऑप्शन में यहाँ EU मेटल है और यहाँ पर क्या है बच्चों, जिंक मेटल, हर एक ऑप्शन में, ठीक है ना। ओके, आप देख सकते हैं, चारों ऑप्शंस को देख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब क्वाड्रेशन कॉम्प्लेक्स बनाया है बच्चों, तो बस छोटा सा नन्हा सा पॉइंट पता होना चाहिए बच्चे को, हालांकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने बताया भी था, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, Ag, मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये पॉइंट बताया था, Ag का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बच्चों, 2 होता है, ये पॉइंट बताया था। ऐसे ही Au का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बच्चों, 2 ही होता है। देख लीजिए आप ध्यान से, Ag हो या Au हो, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बच्चों, 2 होता है हमेशा, ठीक है ना।
ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल गया। चार्ज हमने बताया था Ag पे चार्ज क्या होता है बच्चों, +1, ऐसे Au पर भी क्या होता है बच्चों, +1 होता है, ठीक है ना। ओके, जिंक जब भी साइनाइड के साथ रिएक्शन करता है बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूँ, जिंक साइनाइड के साथ रिएक्शन जब भी करता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बच्चों, 4 रहता है, ठीक है। तो ये छोटा सा पॉइंट अगर बच्चे को मालूम है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। Ag और Au, Ag मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताया था, इसलिए फिर से एक बार बता रहा हूँ यहाँ पर। Ag और Au का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बच्चों, 2, ठीक है। चार्ज कितना होता है, +1। और जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बच्चों, जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर साइनाइड के साथ, ठीक है ना। ओके, कितना हुआ करता है बच्चों, 4 होता है। और जिंक पर चार्ज तो सबको पता रहता है, 2+, राइट, ये तो सबको पता रहता है। चलिए आप देख लीजिए, अपने आप क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे। जो पॉइंट समझाया वो पॉइंट कहाँ मैच कर रहा है आप देखिए और सॉल्व करिए बच्चों। Au का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। Au का चार्ज +1, जिंक का तो +2 होता ही है चार्ज। हो गया होगा सॉल्व, पहला ही ऑप्शन है, देख लीजिए आप। Au का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों, 2, और जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। देखिए कितना आसान टेक्निक है। Au का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 गलत, Au का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 गलत, ठीक है। डी, Au का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जिंक का 6 दे दिया, गलत। बचा कौन सा, फर्स्ट। देखा, तो ये मेरी टेक्निक से चलोगे तो हमेशा बिंदास रहोगे, बिना रिएक्शन लर्न किए हुए भी सारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वेपर फेज रिफाइनिंग, ठीक है। वेपर फेज रिफाइनिंग के बारे में आपसे पूछ रहा। फर्स्ट में दे रखा है वन आर्कल मेथड, सेकेंड में दे रखा है जोन रिफाइनिंग एंड थर्ड में दे रखा है मॉन्स प्रोसेस, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो वेपर फेज अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बच्चों, वन आर्कल मेथड भी बताया था और मॉन्स प्रोसेस भी बताया था आपको, ठीक है ना। तो एक मिनट मार्कर ले लूँ मैं। तो वन आर्कल और मॉन्स प्रोसेस दोनों बताया था, और ये दोनों ही क्या कहलाते हैं बच्चों, वेपर कहलाते हैं। वेपर फेज रिफाइनिंग ही है ये दोनों, ठीक है ना। तो फर्स्ट एंड थर्ड कहाँ दे रखा है, फोर्थ में दे रखा है बच्चों, ठीक है ना। आगे भी मैंने बताया था आपको वन आर्कल मेथड और मॉन्स प्रोसेस, और दोनों ही वेपर फेज रिफाइनिंग में ही आते हैं, ठीक है। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, फोर्थ, है ना। फोर्थ में दे रखा बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन एक है जो बहुत बार पूछा गया बच्चों। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में जो कलेक्टर्स है, राइट, उसका फार्मूला पूछा जाता है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में कलेक्टर्स का फार्मूला, ये है फार्मूला बच्चों, ये जेंथेट का फार्मूला, ठीक है, जेंथेट बोला जाता है। ओके, जेंथेट C2H5O CSST, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके, ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए बच्चों, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करिए। ओके, थैंक यू।